हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम नया चैप्टर विच इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को समझने से पहले हम समझ लेते हैं पैटर्न्स या सीक्वेंस। मैं आपको कुछ सीक्वेंस दिखा रहा हूँ या कुछ पैटर्न्स दिखा रहा हूँ। चलिए उसमें नोट करने की कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है। सो मैंने आपको एक पैटर्न दिया है 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। एक दूसरा पैटर्न है इसी तरह से 1, 8, 27, 64 and so on. There is one more pattern which is 3, 5, 7, 9 and so on. एक और पैटर्न हो सकता है 2, 4, 8, 16 and so on. ये बहुत सारे पैटर्न्स हैं। इन सारे पैटर्न्स में ज़रा नोट करें। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि नेक्स्ट टर्म पता कीजिए 1, 4, 9, 16 नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो नेक्स्ट टर्म बताने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस पैटर्न में हो क्या रहा है। ओके, ध्यान दें तो ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16। इसका मतलब है नेक्स्ट 5 स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा और उसके बाद 36 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर स्क्वायर्स चल रही थी, हमने समझ लिया। अब देखते हैं यहाँ नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगे। नेक्स्ट टर्म्स बताने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। तो ये सब के सब नेचुरल नंबर्स के क्यूब हैं। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, मतलब नेक्स्ट 5 क्यूब आने वाला है जो कि 125 होता है। फिर 6 क्यूब आ जाएगा, तो ये भी हम समझ गए। ओके, यहाँ 3, 5, 7, 9 आ चुका है। अगर आपसे नेक्स्ट टर्म्स पूछे जाएँ तो पहले आप इसको समझोगे क्या चल रहा है। हर टर्म फाइंड करने के लिए, हर नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए प्रीवियस टर्म में 2 ऐड कर दिया जाता है। देखिए 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, इस तरह से ही चलता रहेगा। ओके, इस सीक्वेंस में क्या चल रहा है, इस सीक्वेंस में हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है नेक्स्ट टर्म पाने के लिए। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 और नेक्स्ट 32 होगा, फिर 64 होगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर स्क्वायर्स थे, यहाँ क्यूब था और यहाँ पर कोई नंबर लगातार ऐड हो रहा था और यहाँ पर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इनमें से जो ये आपने थर्ड वन पढ़ा है ना, ये एपी होता है। इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हम उन सीक्वेंसेस को बोलते हैं या उन पैटर्न्स को बोलते हैं जिसमें हर बार एक फ़िक्स्ड वैल्यू बार बार ऐड कर दी जाती है। वो फिक्स्ड वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, वो फिक्स्ड वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है जी। तो पहले अरिथमेटिक की एपी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को ही बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ओके, सो मैं लिखता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding टर्म। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल 7, 9, 11, 13 ये एक एपी है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ हर नेक्स्ट नंबर पाने के लिए हम प्रीवियस नंबर में एक फ़िक्स नंबर ऐड कर देते हैं। तो आप देखें इस एपी के लिए जिस फिक्स नंबर को हम बोल रहे हैं वो 2 है। हर नया नंबर पाने के लिए आप बार बार 2 ऐड करते हो। 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। ठीक है जी। ओके, तो किसी भी टर्म में अगर आप 2 ऐड कर दें यहाँ तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। ठीक है जी। ओके, आई होप समझ में आ गया कि आपको एपी क्या होती है। एपी में बार बार एक फ़िक्स नंबर ऐड हो रहा होता है। ये जो फिक्स नंबर होता है ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, ये नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और ये ज़ीरो भी हो सकता है। मैं आपको कुछ एपीज़ दिखाता हूँ जहाँ पर ये फ़िक्स नंबर नेगेटिव होगा और फिक्स नंबर पॉजिटिव होगा और फिक्स नंबर 0 होगा। ओके, सबसे पहले देखिए ये एग्जांपल 11 and 8 and 5
एंड 2 एंड -1 एंड डॉट डॉट डॉट। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें हर बार -3 ऐड कर दिया जाता है। 11 - 3 इज़ 8, 8 - 3 इज़ 5, 5 - 3 इज़ 2, 2 - 3 इज़ -1। तो आपने देखा इस बार जिस फिक्स नंबर की हम बात कर रहे थे वो -3 था, मतलब वो नेगेटिव नंबर था। अगर मैं लिखूँ 4 4 4 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इस बार इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर बार 0 ऐड कर दिया जाता है। जैसे मैं फिक्स नंबर बोल रहा हूँ उसे आप कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, इस चैप्टर में हम उसको कॉमन डिफरेंस ही बोलेंगे और स्मॉल डी से डिनोट किया करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 11 एंड 16 एंड 21 26। ओके, ये सब के सब APs हैं। इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है, जो वैल्यू बार बार ऐड हो रही है वो -3 है। इस AP में जो वैल्यू बार बार ऐड हो रही है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। ये सब के सब APs हैं, बिकॉज यहाँ नेक्स्ट नंबर पाने के लिए हर बार एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया जाता है। तो ये डिफरेंट AP है, ये डिफरेंट AP है, ये डिफरेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है जी, ओके। आपने देख लिया कि जो फिक्स नंबर होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसी भी AP का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो आप देखें, जो जनरल फॉर्म होता है AP का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लीजिए। सपोज़ कोई AP लिखी हुई है 8 12 16 20 एंड सो ऑन। तो यहाँ 8 फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस 4 है, क्योंकि बार बार देखें आप 4 ऐड होता है। क्लियर। तो A का मतलब 8 है, a + d, A यहाँ फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, और D का मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है। आपने देख लिया कॉमन डिफरेंस 4 है, बिकॉज 4 बार बार ऐड हो रहा है। तो 8 + 4 12 आपको सेकेंड टर्म मिल गया। थर्ड टर्म पाना है तो A की जगह पर 8 लिखिए, प्लस 2 × D कर दीजिए। 2 × D, आपने देखा D की वैल्यू 4 है, अगर आप 2D कर देंगे तो आपको 8 मिल जाएगा, फिर 8 + 8 16 मिल जाएगा। तो ये आपका जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म की हेल्प से आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कोई भी टर्म मिल सकता है। क्लियर। फर्स्ट टर्म को यहाँ A बोलते हैं, सेकेंड टर्म को A + D बोलते हैं, थर्ड टर्म को A + 2D बोलते हैं, फोर्थ टर्म को हम A + 3D बोलते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखाता हूँ। पहले समझ लेते हैं कि यहाँ फर्स्ट टर्म किसे बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस किसे बोलते हैं, लास्ट टर्म किसे बोलते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई AP है 7 11 15 19 23। क्लियर। ओके, अगर आपसे पूछा जाए इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं और वो 7 है। कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं और वो 4 है। अगर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो इस AP का कोई भी टर्म उठाइए और उसको उसके पिछले टर्म से सबट्रैक्ट कर लीजिए। देखें 23 - 19 4 होगा, 19 - 15 ये भी 4 होगा, 15 - 11 ये भी 4 होगा। तो किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से सबट्रैक्ट करने से आपको डिफरेंस मिल जाता है। डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, D से डिनोट करते हैं इसको, वो यहाँ पर 4 है। ओके, अगर इस AP में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पूछ लिया जाए लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म ये है 23। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये जो फिफ्थ टर्म है यही लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, और फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, ओके। हमारे पास एक AP है, एक एग्जांपल देख लीजिए ज़रा। हमारे पास एक AP है, AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो है 3 on 2 एंड 1 on 2 एंड -1 on 2 -3 on 2 डॉट डॉट डॉट। दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ओके, आपसे पूछ लिया गया है कि फर्स्ट टर्म बताइए क्या होगा और डिफरेंस बताइए क्या होगा, कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर ये AP है तो इस AP में किसी भी टर्म को उठा लीजिए और उसको उसके पिछले टर्म से सबट्रैक्ट कर लीजिए। अगर आप AP फाइंड करना चाहते हैं इस टर्म की हेल्प से, तो इस टर्म को कॉपी करिए, फिर सबट्रैक्ट करिए इसके पिछले टर्म को। आप देखेंगे ये सॉल्व होने पर बन जाएगा
-2/2 मतलब -1 बन जाएगा। अगर आप चाहें तो डिफरेंस यूँ भी फाइंड कर सकते थे, इस टर्म की हेल्प से फाइंड कर लेते आप, -3/2 लिखते, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते इस टर्म को। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने माइनस लगाया और -1/2 इसके अंदर है, ये हो जाएगा -3/2 माइनस माइनस +1/2। इन्हें सॉल्व करोगे तो -2/2 -1 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकालोगे आप सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है जी, तो आपने देख लिया। अगर आपको ये दे दिया जाए, ये बता दिया जाए कि कोई पैटर्न अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ एपीज़ देने वाला हूँ। मैं कुछ आपको एपीज़ दे रहा हूँ, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दे रहा हूँ। आपको बताना है कि एपीज़ नहीं, मैं आपको सीक्वेंस दे रहा हूँ, सीक्वेंस या पैटर्न्स दे रहा हूँ। आपको पहचानना है कि इन सीक्वेंसेस में से कौन से सीक्वेंसेस एपी हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। पहला है 4, 10, 16, 22 ... सेकेंड है 1, -1, -3, -5 ... और थर्ड है -2, -2, -2, -2, -2 ... ठीक है। ओके, देखते हैं इसमें से कौन एपी है। तो एपी वही होगा, इसमें से उस ही सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं जहाँ कुछ कॉमन डिफरेंस मिल जाए, जहाँ हर बार नेक्स्ट टर्म पाने के लिए एक फ़िक्स्ड वैल्यू ऐड कर दी जाती है। तो आप देखें 4 में 6 ऐड किया गया होगा तब 10 बना होगा, 10 में 6 ऐड करने से 16 बना होगा, 16 में 6 ऐड करने से 22 बना होगा। इसका मतलब है इनमें से फर्स्ट एपी है, ये फर्स्ट वाला पैटर्न एपी है। सेकंड पर आते हैं। 1 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लें 2 तो -1 मिलेगा, -1 और -2 -3 होता है, -3 और -5 -2 -5 होता है। तो मतलब इसमें इस सीक्वेंस में हर बार -2 को ऐड किया जा रहा है। आप देखें 1 -2 इज़ -1, -1 में -2 कर देंगे तो आपको मिलेगा, -1 में -2 कर देंगे तो -3 मिल जाएगा, -3 और -2 करें तो अभी आपको -5 मिल जाएगा। मतलब ये जो सेकंड है ये भी एपी है, ये भी एपी। थर्ड में आते हैं। -2 में 4 ऐड कर देने से 2 मिल जाता है, और 2 में 4 ऐड कर देने से 6 मिलता है, लेकिन 6 मिला तो नहीं आपको, मतलब ये एपी नहीं है। क्लियर। एक और मेथड है, आप 2 में से -2 को सब्ट्रैक्ट कर लें डिफरेंस पाने के लिए। तो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया -2, ये हो गया माइनस प्लस, मतलब ये 4 बन गया, आपको डिफरेंस 4 मिला। यहाँ का डिफरेंस देखिए क्या होगा, -2 लिखिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इस 2 को, तो डिफरेंस -4 मिल गया। तो कभी डिफरेंस 4 मिलता है, कभी डिफरेंस -4 मिलता है। अगर डिफरेंस बदल गया तो हम ऐसे सीक्वेंस को एपी नहीं बोलते हैं। सो इन 3 सीक्वेंसेस के अंदर में फर्स्ट इज़ एपी एंड सेकेंड इज़ एपी। क्लियर। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो एपी है, देखिए ये तो एपी है, इन इसको हटा दें हम, जो एपी हैं उसमें आपको पूछ लिया जाए कि अब इसके नेक्स्ट टर्म बताइए, तो नेक्स्ट टर्म कैसे बताएंगे। देखिए आपने इस एपी में देख लिया था कि हर बार 6 ऐड हो रहा है, जो नंबर है फिक्स्ड जो बार बार ऐड होता है वो 6 है। तो नेक्स्ट वैल्यू पता करने के लिए, नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए आप इसमें 6 ऐड कर दें, इसमें 6 ऐड कर दें, ऐसे ऐड करते चले आपको नेक्स्ट टर्म्स मिलते रहेंगे। आपने यहाँ देखा था कि हर बार -2 ऐड किया जाता है, तो -5 -2 -7 हो जाएगा, -7 -2 -9 हो जाएगा। तो इस तरह से आप नेक्स्ट टर्म्स पता कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं, और फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स के ज़रिए से हम एपी को और समझते हैं। तो देखिए ये 5.1 है। इसमें पहली प्रॉब्लम है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। ओके जी, सबसे पहले आपको सिचुएशन दी जाएगी, आपको उस सिचुएशन को समझना है और बताना है क्या ये सिचुएशन से एपी बनेगी या नहीं बनेगी। अगर बनती है तो आपको रीज़न देना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट केस पर आते हैं। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer ओके, मतलब पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये पे करने पड़ते हैं। अगर आप इस टैक्सी से जा रहे हैं कहीं तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये पे करने पड़ेंगे, और फिर ₹8 फॉर एडिशनल ईच किलोमीटर। अगर आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे ना तो आपसे टैक्सी वाला बोलेगा 15 लाइए पहले किलोमीटर के लिए, और फिर आगे के लिए 8 लाइए। अगर आप 3 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो पहले किलोमीटर के लिए 15, फिर आगे के लिए 8 और फिर नेक्स्ट के लिए 8।
अगर आप 4 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो टैक्सी वाला बोलेगा आपसे कि 15 लाइए पहले किलोमीटर के लिए, 8 लाइए सेकंड किलोमीटर के लिए, 8 लाइए थर्ड किलोमीटर के लिए, 8 लाइए फोर्थ किलोमीटर के लिए। देखते हैं ये AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये 1 किलोमीटर का फेयर 15 है, 2 किलोमीटर का फेयर 23 है, और 3 किलोमीटर का जो फेयर है वो 31 है, और 4 किलोमीटर का जो फेयर है वो 39 है। क्लियर? तो आप देख लें ये जो नंबर्स हैं ये AP में हैं, क्योंकि हर नेक्स्ट नंबर पाने के लिए आप उसमें बार बार 8 ऐड कर रहे हो। ठीक है जी, तो आप समझ गए ना ये AP है। ये तो मैं आपको समझा रहा था इजी बनाने के लिए, लेकिन अभी देखिए प्रेजेंट कैसे करना है। ओके, फेयर फॉर 1 किलोमीटर आप लिखिए, इट इज़ ₹15। फिर फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स, ये हो जाएगा 15 + 8, तो ये हो जाएगा 23। फिर आप लिखेंगे फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स, तो ये हो जाएगा 15 + 8 + 8, जो कि हो जाएगा 31। ऐसे ही आप पता कर लें फेयर फॉर 4 किलोमीटर्स, तो ये हो जाएगा 15 + 8 + 8 + 8, मतलब ये हो जाएगा 39। ओके, अब आप इन नंबर्स को देखें, ये सारे नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, क्योंकि हर नेक्स्ट नंबर पाने के लिए, इस नंबर को पाने के लिए आपने 15 में 8 ऐड कर दिया है, फिर नेक्स्ट नंबर पाने के लिए आपने 23 में 8 ऐड कर दिया है, तो ये AP है। ओके, तो ये AP तो है, लेकिन हमें बताना है कि रीज़न बताना है क्यों AP है। ये AP इसलिए है बिकॉज़ यहाँ हमें एक कॉमन डिफरेंस मिल गया है। इनका डिफरेंस भी 8 है, यहाँ डिफरेंस भी 8 है, यहाँ डिफरेंस भी 8 है, सो हम लिखेंगे बिकॉज वी हैव अ कॉमन डिफरेंस एंड इट इज़ 8। तो AP तो आपने देखी थी, आप लिख दो येस इट इज़ एन AP, हेंस इट इज़ एन AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रीज़न अगर लिखना है तो रीज़न आप लिखोगे बिकॉज इट हैज़ अ कॉमन डिफरेंस, it has a common difference 8। okay, I hope it is clear। चलिए हम सेकंड सिचुएशन पर आते हैं। तो हमारे पास पहली सिचुएशन थी, अब आ गई है सेकंड सिचुएशन। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ओके, मतलब ये कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर कुछ एयर है। एक वैक्यूम पंप हर बार 1/4 ऑफ द एयर को बाहर निकाल देता है। तो ऐसा करते हैं, लेट द सिलेंडर कंसिस्ट्स, कुछ मान लेते हैं कि सिलेंडर के अंदर में 1000 ml एयर है। लेट द सिलेंडर कंसिस्ट्स 1000 ml ऑफ एयर। क्लियर? ओके, अगर इसके अंदर में 1000 ml ऑफ एयर है तो वैक्यूम पंप से पहले हम 1/4 एयर बाहर निकाल देते हैं। तो 1000 का 1/4 कितना होता है? 1000 का 1/4 होता है 250। तो वैक्यूम पंप से जब आप 1/4 निकाल दोगे तो इसमें रिमेनिंग एयर कितनी बचेगी? रिमेनिंग एयर आफ्टर 1/4 इज़ रिमूव्ड। तो 1000 में से 1/4 मतलब 250 निकाल ली गई है, तो बची है 750 ml। क्लियर? 750 ml बची है। अब क्या किया है, जो बची है, जो रिमेनिंग है, उसका 1/4 फिर निकाल लिया गया है। ओके, 750 का 1/4 क्या होता है? इसे आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 375 on 2 और ये हो जाएगा 187.5। तो 187.5 निकाल ली जाएगी जब दोबारा निकालेंगे आप। हर बार जितनी भी एयर होती है उसका 1/4 बाहर निकाल लिया जाता है। ओके, फिर लिखते हैं रिमेनिंग एयर आफ्टर 1/4 इज़ रिमूव्ड। दोबारा से फिर रिमूव किए ना, तो अब कितना होगा? 750 तो पहले ही बची थी, इसमें से 1/4 मतलब 187.5 सब्ट्रैक्ट हो गई है। तो अगर आप 750 में से 187.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 5 और 2
और 7 और मिलेगा आपको 572.5 ml। ठीक है जी। ओके, अब आप ये देखो ज़रा, सबसे पहले सिलेंडर में 1000 ml थी एयर, उसके बाद 750 ml एयर बची, उसके बाद 572.5 ml बची हुई है। तो आपको लगता है ये 3 नंबर एपी में है? अगर आप पता करना चाहते हो तो आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो। तो इन दोनों का डिफरेंस तो 250 है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, इन दोनों का डिफरेंस 187.5 है। क्लियर? तो क्योंकि ये डिफरेंस और ये डिफरेंस मैच नहीं कर रहा है, हेंस इट इज़ नॉट एन एपी। क्लियर? इनका डिफरेंस 250 है, इनका डिफरेंस 187.5 है, सो दिस इज़ नॉट एन एपी। इस सिचुएशन से एपी नहीं बनती है, क्योंकि हमें इस बार कोई कॉमन डिफरेंस नहीं मिला, हर बार डिफरेंस बदल रहा है। आप चाहें तो इसके आगे भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन 2 ही बार में डिफरेंस नहीं मिल पाया तो आगे फाइंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एज देयर इज़ नो कॉमन डिफरेंस, कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं मिला, हेंस इट इज़ नॉट एन एपी। क्लियर? ओके, अब इसको भी हटाते हैं और अब हम करते हैं थर्ड सिचुएशन को, देखते हैं क्या ये एपी है। अगर एपी होगी तो आपको रीज़न भी देना पड़ेगा कि एपी क्यों है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ओके, तो एक वेल की डिगिंग होनी है और पहले मीटर, 1 मीटर की डिगिंग करने के लिए 150 रुपये पे करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप 2 मीटर डिगिंग करवाना चाहते हो तो दूसरे मीटर के लिए आपको सिर्फ 50 रुपये पे करने हैं। क्लियर? मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर डिगिंग, 1 मीटर डिगिंग के लिए आपको 150 पे करने हैं। कॉस्ट ऑफ 2 मीटर डिगिंग, 2 मीटर के लिए क्या है, पहले मीटर के लिए आप 150 पे कर चुके हो, दूसरे के लिए सिर्फ 50 पे करना है, मतलब टोटल 200 रुपये पे करना है। कॉस्ट ऑफ 3 मीटर डिगिंग, ये हो जाएगा 200 प्लस 50। 2 मीटर के लिए आप 200 रुपये पे कर चुके थे, अब थर्ड मीटर के लिए आप 50 रुपये एडिशनल दे दोगे, क्योंकि लिखा है ना 50 रुपये फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, हर मीटर के लिए आपको 50 बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये हो गया 250। ओके, आप चाहो तो इस तरह से और फाइंड कर लो, लेकिन आप देख लो ये एपी है, बिकॉज ये जो आपके 3 टर्म्स मिले हैं ना आपको, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। आपको हर नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 50 ऐड करना पड़ रहा है। दिस प्लस 50 200, 200 प्लस 50 250। तो आप लिख सकते हो दिस इज़ एन एपी, दिस इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज देयर इज़ अ कॉमन डिफरेंस। यहाँ हमें एक कॉमन डिफरेंस मिल गया है, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, इट इज़ 50। ओके जी। ओके, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट पर। इसको भी आप पहचानने की कोशिश करो, पहले आप इस सिचुएशन को समझ लो और फिर ज़रा देखो इस सिचुएशन को, क्या ये एपी है। लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक है जी, आपने क्लास 8th में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, आपने ये भी देखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करता है। ठीक है जी। हाँ, तो आपके बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट किए गए हैं और इस 10,000 रुपये पर आपको 8% इंटरेस्ट मिलता है और ये इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, तो आपके अकाउंट में हर साल जो अमाउंट होगा, वो जो अमाउंट होगा हर साल, जैसे पहले साल क्या अमाउंट होगा, दूसरे साल क्या अमाउंट होगा, तीसरे साल क्या अमाउंट होगा, तो वो अमाउंट एपी बनता है या नहीं बनता ये बताना है आपको। ठीक है जी। तो आपके पास शुरुआत में तो बैंक में 10,000 है, देखते हैं 1 साल के बाद आपके बैंक में कितना होगा। ठीक है जी। ओके, सो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट पता कर लेते हैं 1 साल के बाद। ये आपका बैंक है, आपने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए हैं,
जब आप बैंक 1 साल के बाद जाओगे तो बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देगा। कितना इंटरेस्ट देगा? 8%। तो मैं पता करने वाला हूँ कि 1 साल में बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला था वो था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ऑन 100। ठीक है जी। ओके, आप 1 साल के बाद गए हो तो प्रिंसिपल उस पैसे को बोलते हैं, उस अमाउंट को बोलते हैं जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया होता है। तो प्रिंसिपल है 10,000। रेट, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, वो 8 है। और टाइम यहाँ पर 1 ईयर, बिकॉज हम 1 साल के बाद का इंटरेस्ट पता कर रहे हैं। INT का मतलब इंटरेस्ट है यहाँ पर। ठीक है जी। ओके, अपॉन 100 इसे सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 800 मिलेगा। बैंक आपको 800 इंटरेस्ट दे रहा है। क्लियर? आप देखें कि बैंक में आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए थे, प्लस बैंक ने आपको 800 इंटरेस्ट दे दिया है, तो आपका अमाउंट तो बढ़ गया ना। आपका अमाउंट हो गया 10,800। ठीक है जी, ये आपका अमाउंट हो गया। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद आपका अमाउंट जो है वो हो गया है 10,000 आपके पास ऑलरेडी था बैंक में, 800 बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, तो आपका अमाउंट हो गया है 10,800। क्लियर? ठीक है जी। तो शुरुआत में आपके पास बैंक में 10,000 थे, लेकिन 1 साल के बाद आपके पास बैंक में 10,800 हो चुके हैं। ये तो 1 साल की कहानी हो गई। अब हम पता करेंगे दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। हम दूसरे साल का इंटरेस्ट पता कर लेते हैं। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल का फॉर्मूला वही है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P मीन्स प्रिंसिपल। इस बार आपका प्रिंसिपल 10,800 होगा, क्योंकि 1 साल के बाद आपके बैंक में इतने रुपए थे। जब बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा तो इसी पर कैलकुलेट करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि जो अमाउंट आपके बैंक में रखा है करंट टाइम पर, उसी पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लिखा होता तब यहाँ पर आप 10,000 लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट जो आपने एक बार अमाउंट सबमिट कर दिया है उसी पर मिलता रहेगा बार बार, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो आपका अमाउंट बन गया अब इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, नेक्स्ट टाइम उस पर नए अमाउंट पर मिलेगा। ओके जी। तो प्रिंसिपल है इतना, रेट है 8, टाइम है 1 अपॉन 100। इन्हें हम कैंसिल कर देंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 864। ठीक है जी। ओके, ये तो हो गया इंटरेस्ट दूसरे साल का। अगर आप अमाउंट पता करना चाहते हो 1 साल के बाद, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो आपके पास बैंक में 10,800 रुपये थे, प्लस बैंक ने आपको 864 इंटरेस्ट दे दिया है, तो आपका अमाउंट कितना हो गया? 0 + 4 4, 0 + 6 6, 8 + 8 16, 1 कैरी एंड दिस इज़ 11664। ठीक है जी। ओके, मैं इसको इरेज करता हूँ और अब ज़रा हम देखते हैं कि आपके 3 अमाउंट्स क्या हैं। जब आपने बैंक में डिपॉजिट किया था तो आपका अमाउंट 10,000 था। 1 साल के बाद आपके बैंक में 10,800 रुपये आ गए थे, और उसके 1 साल के बाद आपके बैंक में इसमें 10,800 में 864 ऐड हो गया था, और ये बन गया था 11664। समझ गए ना आप? इसमें आपको 864 और मिल गया था, तो उसकी वजह से आपको मिल गया था 11664। ओके, आप देखें, आपको चेक करना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप देखें इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 800 का है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस 864 का है। तो आपने देखा ना, डिफरेंस चेंज हो गया। अगर डिफरेंस चेंज हो गया है तो ये AP नहीं है, तो आप लिखोगे इट इज़ नॉट एन AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बदल रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि AP किसे बोलते हैं और AP किसे नहीं बोलते हैं। जिस सिचुएशन में कुछ कॉमन डिफरेंस मिलने लगता है उसे हम AP बोलते हैं, उस सीक्वेंस को हम AP बोलते हैं। अदरवाइज़ दूसरे सीक्वेंसेस AP नहीं होता है। ओके जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए। हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू गिवन है। हमें बताना है फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी गिवन है। आपने जनरल फॉर्म देखी थी ना, और उस जनरल फॉर्म में बोला गया था कि फर्स्ट टर्म A बोला जाता है,
सेकेंड टर्म को a प्लस डी बोलते हैं, थर्ड टर्म को a प्लस 2d बोलते हैं और फोर्थ टर्म को a प्लस 3d बोलते हैं। तो हम शुरुआत के 4 टर्म्स इन्हीं की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। चलिए फाइंड करते हैं। तो पहले आप फर्स्ट टर्म फाइंड करना चाहोगे, वो हमें ऑलरेडी मालूम है। हम सेकेंड टर्म फाइंड करना चाहेंगे, उसे हम a प्लस डी बोलते हैं। थर्ड टर्म को हम a प्लस 2d बोलते हैं और फोर्थ टर्म को हम a प्लस 3d बोलते हैं। ओके, चलिए बस वैल्यू पुट करिए, आपको मिल जाएंगे सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। a की वैल्यू 10 है प्लस d की वैल्यू 10 है, तो सेकेंड टर्म 20 आ गया। a की वैल्यू 10 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10 है, सॉल्व करेंगे 30 आ जाएगा। इसी तरह से आप ऐसे सॉल्व कर लो तो ये आपको 40 मिल जाएगा। क्लियर? आपको बताना था फर्स्ट 4 टर्म्स, तो फर्स्ट 4 टर्म्स आपको मिल चुके हैं। फर्स्ट टर्म है 10, सेकेंड टर्म है 20 और थर्ड टर्म है 30 और फोर्थ टर्म है 40। ठीक है जी, ओके। अब हम बताते हैं, इस सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस सेकेंड पार्ट में हमारे पास a की वैल्यू गिवन है -2 और डिफरेंस की वैल्यू गिवन है 0। चलिए सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म पता करते हैं। तो a की वैल्यू -2 है, d की वैल्यू 0 है, ऐड करने पर -2 आ गया। a की वैल्यू -2 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0 है, सो सॉल्व करने पर ये 2 इंटू 0 0 बन जाएगा। 0 में -2 ऐड करने पर -2 मिल जाएगा। यहाँ -2 प्लस 3 इंटू 0 ये हो जाएगा -2। तो इस बार जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं वो है -2, -2, -2, -2। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सारे के सारे टर्म्स इक्वल हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। जब भी कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो सारे टर्म्स सेम मिल जाते हैं हमको। क्लियर? ओके। अब हम सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ a की वैल्यू 4 गिवन है और d की वैल्यू -3 गिवन है। चलिए पता करते हैं सेकेंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा। a की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए प्लस d की वैल्यू 3 पुट कर, d की वैल्यू -3 है तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। 4 -3 1 हो जाएगा। फिर a की वैल्यू 4 लिखिए, प्लस लिखें आप 2 लिखें और d की वैल्यू -3 है, ये हो जाएगा 4 -6 और 4 -6 की वैल्यू -2 हो जाएगी। a की वैल्यू 4 है प्लस 3, d की वैल्यू -3 है, 4 -9 हो जाएगा -5। क्लियर? ओके। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आपको मिले हैं। फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है -2 और फोर्थ टर्म है -5। ये हैं फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है जी, ओके। अब ज़रा वीडियो को पॉज कर दीजिए और ख़ुद ही ट्राई कीजिए इन बची हुई प्रॉब्लम्स को, ये बहुत ईजी हैं। फर्स्ट टर्म इज़ गिवन एज -1 इन द फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट है, मैं यहाँ पर पार्ट नहीं चेंज कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ 1/2। तो a की वैल्यू आप लिख दीजिए -1, d की वैल्यू लिखिए 1/2। आपको फ्रैक्शंस को सॉल्व तो करना आता होगा। इनका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा -2 + 1 मतलब -1/2 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म मिल गया है, सॉरी फर्स्ट टर्म तो -1 था, सेकेंड टर्म -1/2 मिल गया है। थर्ड टर्म पता करने के लिए a की जगह पर -1 लिखिए, प्लस लिखिए, 2 लिखिए और d की जगह 1/2 लिख दीजिए। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, फिर -1 + 1 0 हो जाएगा। तो थर्ड टर्म आ गया है 0। इधर आते हैं, a की वैल्यू -1 है, प्लस लिखिए, 3 लिखिए, 1/2 लिखिए। अब -1 और 3/2 को आप ऐड कर दें तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 1/2, मतलब लास्ट टर्म 1/2 आ जाएगा। ठीक है, स्पेस यहाँ पर नहीं तो मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप सॉल्व कर लो तो 1/2 मिल जाएगा। फर्स्ट 4 टर्म्स मिल गया आपको। ओके, अभी एक पार्ट और है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है -1.25 और डिफरेंस गिवन है -0.25। ओके, फर्स्ट टर्म तो हमें ऑलरेडी मालूम है -1.25। चलिए फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म। a की जगह पर -1.25 लिखिए, d की वैल्यू -0.25 लिखिए। दोनों का साइन सेम है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे और आपको मिलेगा -1.50। -1.50 का आप -1.5 भी लिख सकते हो। ओके जी, अब a की वैल्यू -1.25 लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, 2 लिखते हैं और d की जगह -0.25 लिखते हैं। इन्हें आप सॉल्व कर लेना। तो इन्हें सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा ये -1.25 है
और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 0.5 नेगेटिव में -0.5। ओके, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा -1.75 -1.75। ओके जी, इसी तरह हम लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, मतलब फोर्थ टर्म। ए की वैल्यू -1.25 है, प्लस लिखिए 3 लिखिए, डी की वैल्यू -0.25 लिखिए। इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये है -1.25, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा -0.75 और ये बन जाएगा -2। तो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, -1.75 है थर्ड टर्म और -2 है फोर्थ टर्म। आई होप आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया है। ओके, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, देख लीजिए, ये सब के सब एपी हैं, बस आपको बताना है फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट टर्म तो 3 है, फर्स्ट टर्म बता दिया हमने। अब बताना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप इस एपी में किसी भी टर्म को उठा लो। फॉर एग्जांपल आप 1 को उठा लो, तो 1 में से आप सबट्रैक्ट कर दो इसका पिछला टर्म। समझ गया ना? अगर आपको किसी भी एपी के अंदर में डिफरेंस फाइंड करना है तो उस एपी के अंदर में किसी भी टर्म को उठाइए और उसमें सबट्रैक्ट कर लिया जाता है उसका पिछला टर्म। ठीक है, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 1 - 3 मतलब -2। आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए -1 में से इस 1 को भी सबट्रैक्ट कर सकते थे, या -3 में से -1 को भी सबट्रैक्ट कर सकते थे। आप कैसे भी करोगे आपको हर बार डिफरेंस सेम मिलेगा, -2। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। इस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो -5 है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप किसी भी टर्म को आप 7 में से 3 सबट्रैक्ट कर लो, या 3 में से -1 सबट्रैक्ट कर लो, या -1 में से -5 सबट्रैक्ट कर लो। चलिए मैं 3 में से -1 को सबट्रैक्ट करता हूँ बिकॉज ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो 3 मैंने लिखा, सबट्रैक्शन के लिए सबट्रैक्शन का साइन लगाया और फिर मैंने -1 कॉपी कर लिया। ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस बता दिया हमने। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में देखें, फर्स्ट टर्म तो 1/3 है, ये बहुत ईजी था। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए किसी भी टर्म में से उसका पिछला टर्म सबट्रैक्ट कर दें। आप 13/3 अगर लेना चाहें तो इसमें से सबट्रैक्ट कर दें उसका जस्ट पिछला टर्म, मतलब 9/3। तो ये हो जाएगा 3 13 - 9 मतलब 4/3। इसे आप 1 होल नंबर 1/3 भी लिख सकते हो। ओके जी, ओके। अब कर लेते हैं इसका लास्ट एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो है 0.6। डिफरेंस पता करने के लिए किसी भी टर्म को सबट्रैक्ट कर लो उसके पिछले टर्म से, तो आप देखें आपको 1.1 मिल जाएगा। आई होप ये सब के सब क्लियर है आपको।